नेहरू, गांधी, पटेल, आजाद, इन लोगों की दोस्ती उन लोगों से थी जो दुनिया के बेहतरीन दिमाग थे, सिर्फ मुल्क के नहीं। आइंस्टाइन के साथ बातचीत गांधी की मशहूर है, नेहरू का हाथ मिलाना मशहूर है। उन लोगों के साथ खड़े थे ये लोग। और जो आज की लीडरशिप है, बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप है, वो बाबाओं के पैर छू करके खड़ी बड़ी हुई है। आपको साफ दिखाई देगा वो उस वीडियो में जहां सारे बीजेपी के नेता किसी न किसी बाबा के पैर छू रहे हैं। ये बाबा क्या है? क्या ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की हैं इन बाबाओं ने? कहीं डेटा नहीं है इस बात का कि कितने लोग इस वजह से मुल्क छोड़ के चले गए, कितनी टीम्स खत्म हो गई जो कटिंग एज साइंस के ऊपर काम करती थी। तो हालात बहुत बुरे पैदा किए हैं इन्होंने, इसलिए कि ये जाहिलों की जमात है। अगर आपको इस समाज के अंदर कास्ट सिस्टम को रखना है, जातिवाद फैलाना है, तो फिर डार्विनिज्म उससे टकराएगा। अगर आपको लोगों को यह बताना है कि हमारे यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम हमारे यहाँ सॉल्व की गई थी, जो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, तो फिर आपको पाइथागोरियन थ्योरम निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ये बताना है कि सब कुछ 5 तत्वों से बना है, तो फिर आपको पीरियोडिक टेबल निकालनी पड़ेगी। ये सोच समझ के किया गया है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप दुनिया की खबरें तो जानना चाहते ही हैं, लेकिन अब खबरें चांद के बारे में भी बहुत ही दिलचस्प आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए ताकि वहां जिहादी ना पहुंच पाए। यह भी कहा जा रहा है कि जिस जगह चंद्रयान उतरा है उसको उस हिंदू राष्ट्र की राजधानी करार दिया जाए। क्या कुछ है? क्या ये साइंस के मैदान में जाकर के भी वो लोग जो साइंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कुछ नई चर्चा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जाने माने साइंसदान गौहर रजा साहब हैं। वो उर्दू के शायर भी बहुत ही मारूफ हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए भी मशहूर हैं। उन्होंने एक ज़माने में जंग आज़ादी और इनकलाब जैसी बड़ी फिल्में दी हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए गौहर रजा साहब से मैं ये जानना चाहूँगा। वेलकम है गौहर रजा साहब, आप हमें बहुत वक्त शुक्रिया। दे देते हैं। आप ये बताइए कि आपसे हमारी अब से पहले कई बार ये बात हुई कि ये सरकार जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको किल करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रही, बहुत कुछ कर रही है यानी। और साइंस के लिए, रिसर्च के लिए फंड्स भी कट कर दिए गए हैं। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस वक्त चंद्रयान के चांद पर पहुंचने पर पूरा देश खुशी में शराबोर जिसे कहा जा सकता है आज की जबान में, वो है। लेकिन कुछ हिंदुत्व वाले लोग उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की, वहां जो चंद्रयान पहुंचा है उसको उसकी राजधानी बनाने की ये बातें कर रहे हैं। आपको एक साइंसदान होने के नाते आपको ये सब बातें कैसी लग रही है? मेरा दिल तो ये कह रहा है कि इनको एक किसी बड़े से रॉकेट में भर के चांद पर ही भेज दिया जाए। वहां ये जो कुछ करते हैं करते रहें, हमारी जान छोड़ें, इस देश की जान छोड़ें, इस देश के की नई नस्लों की जान छोड़ें, जहर घोलना बंद करें। ये इसमें भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये इसमें भी नफरत देख रहे हैं, किस तरह से फैलाई जाए, किस तरह से उसको अपने एजेंडा को आगे बढ़ाया जाए। बजाय इसके कि ये साइंटिस्ट पे छोड़ देते कि उस जगह का क्या नाम रखा जाएगा, किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखते, किसी साइंटिस्ट को ऑनर करते जैसे और देशों ने किया है। और देश में किसी भी देश ने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ऊपर भेजा, उसका नाम कुछ रिलीजियस नहीं रखा है।
वहाँ पर हमारे देश के ही एक बड़े साइंटिस्ट जो गए थे और वहाँ रहे थे, चंद्रशेखर, उनके नाम पे रखी गई चीज़ें, उनके नाम के ऊपर लैबोरेटरीज़ भी बनाई गई। तो ये एजेंडा जो है, ये भयानक एजेंडा है। ये अगली नस्लों को अंधकार में भेजने का एजेंडा है। ये इस मुल्क को, उन्हें चाँद से कोई मतलब नहीं, उन्हें सॉफ्ट लैंडिंग से कोई मतलब नहीं, ना वो समझते कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, कितनी मुश्किल थी, किस तरह से की गई, वगैरह-वगैरह। जो भी बातें मैं साइंस के ताल्लुक से कहूँ, उनमें से कोई बात उनकी समझ में नहीं आती। उनको शायद ये भी पता नहीं हो कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स क्या होता है। लेकिन वो अपना एजेंडा चला रहे हैं जो बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है और वो पॉलिटिक्स ऐसी है जो धर्म के नाम के ऊपर नफ़रत फैलाने की, यानी तीनों चीज़ों का एक घोल तैयार करके लोगों को पिलाने की कोशिश है। वो ये घोल उस वक़्त भी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब पूरा देश जश्न मना रहा है, जैसे आपने कहा, और बहुत जश्न मनाया गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मुल्क में ख़ास तौर से बच्चों ने बहुत जश्न मनाया उसका। सबने ही मनाया लेकिन बच्चों ने उसका जश्न मनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये साइंस को पीछे ढकेलने वाली बात है और हमें ये मालूम है कि इतिहास में जब साइंस को पीछे ढकेला गया, तब हमारा समाज जो है, मैं मुल्कगीर बात कर रहा हूँ और मैं 2000 साल की तारीख की बात कर रहा हूँ। जब इसे अंधकार में ढकेलने की कोशिश की गई और ख़ास तौर से रूढ़िवादी धर्म, नफ़रत पे आधारित धर्म को लेकर के तो फिर समाज पीछे की तरफ गया है, समाज ताराज हुआ है। वैसे ही आकर के अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा नहीं कर लिया था। हमारे यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी पिछड़ गई थी। दूसरे इलाकों में वो तेज़ी से बढ़ रही थी और आज भी वही है कि तेज़ी से बढ़ रही है। हमने 70 साल में ये कोशिश की 2014 से पहले इस मुल्क में लगातार कुर्बानियाँ दे करके कि साइंस को किसी तरह से न सिर्फ ये कि ज़िंदा रखा जाए इस मुल्क में, जो एक लॉन्ग ट्रेडिशन है हमारा साइंस का, बल्कि इसको भी ज़िंदा रखा जाए कि हम दूसरों के बराबर पहुँच सकें। इस चाह को, इस ख्वाब को ज़िंदा रखा जाए कि हम दूसरों के बराबर पहुँच सकें। ये उस ख्वाब को मारना चाहते हैं और उसके बहुत तरीके निकाल रहे हैं ये। ये एक तरीका है जो अभी सामने आया है कि आप साइंस का के ऊपर बजट कट करते रहिए, उन लोगों की सैलरीज़ ना मिलें जिन्होंने लॉन्च पैड बनाए हैं और वो कर्ज़ उधार लेकर के अपनी ज़िंदगियाँ चलाएँ, 9-10 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली है उनकी। उस पर बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है लगातार और दूसरी तरफ ये साइंस के अंदर कैसे घुसाएँ ऐसे विचार जो कि साइंस के खिलाफ हैं। ये कैसे रिसर्च को डाइवर्ट करके और कहें कि अब गाय के पेशाब के ऊपर, उसके गोबर के ऊपर रिसर्च करो, अब संजीवनी बूटी साइंटिस्टों को लगा दें इस काम में कि संजीवनी बूटी ढूँढने चले जाओ या सरस्वती रिवर ढूँढने के लिए चले जाओ। अगर बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा रहे होते और ये भी काम हो रहा होता तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होता, कि साइंस के ऊपर मैं उसको हमला नहीं मानता फिर। कि भाई साइंटिस्ट को जो साइंस करना चाहते हैं, जो एक्सेल करना चाहते हैं अलग-अलग फ़ील्ड्स में, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो प्लाज़्मा फ़िज़िक्स हो या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, अगर बढ़ा रहे होते बजट, तब समझ में आता। तब मैं फिर ये कहने को तैयार हो जाता कि ठीक है, वो भी करते रहो, कुछ लोग करना चाहते करते रहो। लेकिन ये विचार समाज के अंदर आम लोगों में बिठा देने का असर साइंस पे ज़रूर पड़ेगा। बजट कम करने का असर ज़रूर पड़ेगा और जिस तरह से हिंसा और नफ़रत मुल्क के अंदर फैलाई जा रही है, उसका असर साइंस के ऊपर ना पड़े, ये हो ही नहीं सकता। अफ़गानिस्तान में एक 17वीं, अगर मुझे सही याद है सदी में एक एक मैथमेटिशियन की कोटेशन है जो मेरे ज़हन में हमेशा आ जाती है। वो ये कहता है कि अफ़गानिस्तान में हिंसा बहुत बढ़ गई है और ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अब से 300 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में बहुत हिंसा होने लगी है, बहुत
अमन चैन खत्म हो गया है, अब यहाँ मैथमेटिक्स नहीं की जा सकती। और वो कहता है कि यहाँ से चलो, अब कहीं ऐसी जगह जहाँ अमन चैन हो, मैथमेटिक्स वहीं की जा सकती है। ये पूरी साइंस के ऊपर आप देख लीजिए, अफ़गानिस्तान में आज जो हालात हैं, उसमें क्या कोई साइंस की बात कर सकता है? वहाँ जिस तरह की एजुकेशन हो रही है, उसमें क्या कोई डेवलपमेंट की बात कर सकता है या अफ़गानिस्तान का कोई साइंटिस्ट डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकता है उस मुल्क को? मेरे ख्याल में तो नहीं ले जा सकता। जो इराक में हुआ है, उसके ऊपर आपकी नज़रें हैं। क्या वहाँ साइंस का इंस्टीट्यूट काम भी कर सकता है? वो अच्छा, मैं अब अपने उस पर ज़रा बाद में जाएँगे। मैं अभी एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि जब इसरो का नाम आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ज़हन में एक पूरी एक इमेज बनती है कि यहाँ बेहतरीन साइंटिस्ट होने चाहिए, उनकी सोच साइंस की होनी चाहिए और है। लेकिन उसके जो चीफ हैं इस वक्त एस सोमनाथ, उन्होंने एक तो ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जो ये कहना है कि शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम होना चाहिए, उसमें कोई एतराज नहीं है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर के उस सजेशन को उन्होंने मान लिया। ये समझा जा सकता है कि वो सरकार की तरफ से कही गई बात है, वो उसको रोक नहीं पा रहे या इनकार नहीं कर पा रहे। लेकिन वो इसकी कामयाबी का जश्न मनाने एक मंदिर में जाकर के पूजा करके कर रहे हैं। तो उसको क्या उस साइंस की तरक्की को, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस और मजहब में कोई टकराव है, वो अलग अलग राय हो सकती है, मेरी आपकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन एक मंदिर में जाकर के उसको सिंबलाइज करना कि जैसे वहीं से दुआ मांगी थी वहीं पूरी हुई, उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या है? मेरा मानना ये है कि जब आप पब्लिक फिगर होते हैं, आप वो साइंटिस्ट हों या आप जज हों या आप प्राइम मिनिस्टर हों, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं और मैं ये नीचे तक बात कह रहा हूँ कि आप पब्लिक फिगर होने का एक एक कदम बढ़ाते हैं उसकी तरफ, तब फिर अपने मज़हब को, अपने धर्म को, अपने प्रोफ़ेशन से अलग करना बहुत ज़रूरी है। आप पर्सनली ज़रूर कर सकते हैं, आप पर्सनली नारियल तोड़ सकते हैं, आप पर्सनली नमाज़ें पढ़ सकते हैं, दुआएँ माँग सकते हैं, आप तिलावत कुरान पाक कर सकते हैं, आप वेदों को चैंट कर सकते हैं। तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं उसमें, लेकिन ये पर्सनल होना चाहिए। जैसे ही ये पब्लिक एरेना में आता है, तब फिर परेशानी की बात है, क्योंकि फिर आप अगली नस्लों को मैसेज ये दे रहे हैं कि मेहनत की वजह से तो नहीं हुआ सक्सेसफुल, असल में दुआओं की वजह से या नारियल फोड़ने की वजह से या किसी मंदिर में जाने की वजह से हुआ है, तो मेहनत क्यों कर रहे हो? हम्म, मंदिर जाओ ना, नमाज़ें पढ़ो ना, जी जी। फिर उससे हो जाएगा। अगर नमाज़ें पढ़ने और मंदिर जाने से और मस्जिद जाने से और गिरजा जाने से हो रहा होता, तो फिर सब किताबों को हम जला देते साइंस की और फिर यही कर रहे हो। ये गलत है, ये मैसेज देना गलत है। मेरा पर्सनल मामला हो सकता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, ये भी हो सकता है कि मैं किसी दरगाह पे चादर चढ़ाऊँ, ये भी हो सकता है कि मैं हवन करूँ, हम्म, कुछ कुछ भी हो सकता है मेरा। पर जब ये पब्लिक एरेना में आता है, तो फिर कई मैसेजेस जाते हैं। पहला मैसेज तो ये है कि आप नई नस्लों से कह रहे हैं कि ये कर लो, इससे ही सक्सेस मिलेगी, तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जब आप इसरो चीफ होते हैं और आप तिरुपति में मॉडल भेजते हैं, वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि ये गवर्नमेंट फंड से चढ़ाया जा रहा है या नहीं। जब इतना शोर मचता है, तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट फंड इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि मेरे पैसे भी लगाए जा रहे हैं, जो मुझे मंज़ूर नहीं। तीसरा मैसेज आप ये दे रहे हैं कि कल को हम किसी ऐसे को, कितना भी बेहतरीन साइंटिस्ट क्यों ना हो, हम ऐसे को इसरो चीफ नहीं बनने देंगे, जो तिरुपति ना भेज करके वैष्णो देवी भेजेगा।
हम ऐसे को नहीं बनने देंगे जो ये कहेगा कि मैं मक्का भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरा यकीन मक्का में है। हम ऐसे को नहीं देंगे जगह जो कहेगा कि मैं तो वेटिकन भेज रहा हूँ। तो ये जो आस्था का मामला है, उसको उसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि साइंस को कम से कम बचा के रखिए धर्म के मामलों से, और धर्म को भी बचा लीजिए साइंस से। अच्छा अच्छा, इसका तो सीधा नतीजा ये हुआ कि जो काम ये सरकार अब से पहले, इस चंद्रयान से पहले तक भी करती रही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को खत्म करने का, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी वही काम कर रही है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस सरकार ने कितने इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए, ये मीडिया की नज़र में नहीं है। कितने इंस्टीट्यूशंस मर्ज कर दिए, ये मीडिया की नज़र में नहीं है, और मीडिया चिंतित भी नहीं है इससे, क्योंकि वो साइंस में हो रहा है। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स जो देश में लगातार चलते थे, एग्ज़िबिशन्स का होना, कॉन्फ्रेंसेस का होना वगैरह-वगैरह, बंद कर दिए। कितने लोगों की जो पैसे मिलते थे, स्कॉलरशिप्स थे, खत्म कर दिए, मालूम भी नहीं, डेटा भी नहीं है हमारे पास। कहीं डेटा नहीं है इस बात का कि कितने लोग इस वजह से मुल्क छोड़ के चले गए, कितनी टीम्स खत्म हो गई, जो कटिंग एज साइंस के ऊपर काम करती थी। तो हालात बहुत बुरे पैदा किए हैं इन्होंने, इसलिए कि ये जाहिलों की जमात है। अच्छा, इससे बिल्कुल सीधा नतीजा तो ये निकाला जा सकता है कि अगर, जैसा कि आप कह रहे हैं और ऐसी बहुत से सबूत भी हैं कि साइंटिस्ट्स को, साइंस को दबाने का काम किया जा रहा है। यानी बहुत सीधा, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, आम आदमी समझ सकता है कि वैज्ञानिक जो तरक्की होती है, जो हर दिन समाज तरक्की करता है, जो दूसरे मुल्कों के साथ एट पार जिंदगी गुजारने के लिए वसाइल दिए जाते हैं लोगों को, उस सब से रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। यानी तरक्की को बिल्कुल रोक दिया जाए, पीछे खींच लिया जाए चलती हुई गाड़ी को। क्या बिल्कुल ऐसा है? देखिए, मैं बार-बार एक बात कहता रहा हूँ कि जब हम आज़ाद हुए, तो हम बड़े गरीब मुल्क थे और ज़ख्मी भी थे। जो जो कुछ हुआ आज़ादी के वक़्त पे, बहुत ज़ख्मी थे, बहुत गरीब थे। उस वक़्त हमने कहा कि हमारे देश की तरक्की का आधार, उसकी बुनियाद जो है वो साइंस और साइंटिफिक टेम्पर होगा, और उसके नतीजे हमको 60 साल बाद मिले। हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया खाने में, हमारे यहाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, हमने इसरो बनाया जिससे प्रक्षेपण हो रहे हैं लगातार, हमने ऊँचाइयों को छुआ, अब हम जा रहे हैं सूरज की तरफ, उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, हमने डीआरडीओ बनाया, हमने पूरा सीएसआईआर खड़ा किया, सेंट्रस लैबोरेटरीज़ वहाँ खड़ी की, जिसमें से इन्होंने बहुत सारी मर्ज कर दी, खत्म कर दी। तो अब जो असर है वो फौरन महसूस नहीं होगा। लेकिन साइंस में एक दिन भी पीछे होना बहुत घातक हो जाता है। अब अगर जो असर पड़ रहा है, उसके सारे नताइज जो हैं, वो अगली आने वाली नस्लों को, कई नस्लों को भुगतने पड़ेंगे। जो टीम्स खत्म हो जाती हैं, उनको वापस बनाना, उनको ट्रेन करना, एक साइंटिस्ट को ट्रेन करने में सालों लग जाते हैं। साइंटिस्ट कोख से पैदा नहीं हुआ करते, साइंटिस्ट ट्रेन किए जाते हैं। अगर आपने साइंस को खत्म कर दिया इस मुल्क के अंदर, तो टेक्नोलॉजी आपको बाहर से जो मिलेगी, वो आपको कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि आप साइंस समझते नहीं, आप टेक्नोलॉजी भी नहीं समझेंगे। मेक इन इंडिया होता रहेगा, आके बना देंगे वो चीज़ें, चीप लेबर यहाँ का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ना वो लेबर समझेगा, ना उसका बॉस समझेगा कि ये बन क्या रहा है और क्या हम उसे बना सकते हैं या नहीं। इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, जैसा आप कह रहे थे। कोई बहुत आपको पढ़ा-लिखा और ज्ञानी नहीं होना अभी चाहिए। अभी अभी जो पिछले दिनों बाकायदा करिकुलम से डार्विन को खत्म किया गया है। ये बच्चों का वो जो जहन तैयार करने का इंतजाम था, वो वहां रोकने का इंतजाम हो गया है। और जो आप बता रहे हैं कि ऊपर से भी कट हो रहा है, यानी जड़ से भी काटा जा रहा है पौधे को, और ऊपर से भी ट्रिम किया जा रहा है। क्या बिल्कुल वो मिसाल
समझी जा सकती है, क्योंकि साइंस का ये कहते हुए कि बच्चों पर बोझ ज्यादा ना हो, बहुत ही अट्रैक्टिव स्लोगन है। यानी बच्चे कभी प्रोटेस्ट ना करें कि हमें ये पढ़ाओ, बच्चे कभी यूनिवर्सिटी में ये ना कहें कि हम ये भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो निकम्मा बनाना है ही। और उस अट्रैक्शन के साथ आपके सामने से कुछ किताबें छीन ली जाएं, कुछ वापस ले लिया जाए कि आपको ये नहीं पढ़ना, और जिस साल में भी आप यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहते हो उसी साल में आपको कोई ना कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आप जाओ, आपकी जिंदगी चलाओ। वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लो, एक साल बाद मूड खराब हो गया तो चले जाओ, कोई बात नहीं, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जहां इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी और करिकुलम को बीच में से खत्म करने का इंतजाम हो रहा है, तो वो पूरी तैयारी तो वही उसी तरफ जा रही है। क्या लगता है? जो ज़हन तैयार होगा, वो बहुत खतरनाक ज़हन तैयार होगा। वो जाहिल ही नहीं होगा, बल्कि शायद उसके साथ-साथ, क्योंकि वो सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं जो भाईचारा, इंसानियत सिखाने की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें करिकुलम से निकाल दी गई हैं। वो सारे ख़यालात निकाल दिए गए हैं जो तरक्की की तरफ ले जाते हैं। डार्विनिज़्म का निकालना सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि उसको बिना सोचे-समझे कम करने के लिए कुछ सोचा, पेज देखे, बाहर निकाल लिया कि अब बहुत कम हो गया। चलो, हमने 10 पेज कम कर दिया, ऐसा नहीं, बहुत सोच समझ के किया गया है। अगर आपको इस समाज के अंदर कास्ट सिस्टम को रखना है, जातिवाद फैलाना है, तो फिर डार्विनिज़्म उससे टकराएगा ही। अगर आपको लोगों को ये बताना है कि हमारे यहाँ थ्योरम पाइथागोरस पाइथागोरियन थ्योरम हमारे यहाँ सॉल्व की गई थी, जो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, तो फिर आपको पाइथागोरियन थ्योरम निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ये बताना है कि सब कुछ 5 तत्वों से बना है, तो फिर आपको पीरियोडिक टेबल निकालनी पड़ेगी। ये सोच समझ के किया गया है, और इसलिए किया गया है कि अब पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, इसका कोई मुझे मुझे प्रूफ़ नहीं है मेरे पास, और उनके पास जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि एक बड़े आरएसएस के नेता से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने आउट ऑफ द अनकोटेबल कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो वो सब रोक दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हमें सारा मुल्क पढ़ा-लिखा नहीं चाहिए। हमें सारे मुल्क को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस मुल्क को चलाने के लिए एक छोटे से सेक्शन को पढ़ाने की ज़रूरत है, यानी बाकी सबको जाहिल रखा जाए। और वो छोटा-सा सेक्शन जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे वो पढ़ेगा, और उसके बाद वो बाहर जाएगा और बाहर से लौट कर के जब आएगा, तो इस मुल्क को सँभालेगा। तो बाकी सबके बच्चे, पूरे मुल्क की के अवाम के बच्चे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ेंगे, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनको डार्विनिज़्म भी पढ़ाएगा, मेंडलीव भी पढ़ाएगा, इक्वेशंस भी बताई जाएँगी, सब कुछ सिखाया जाएगा उनको, और वो इस मुल्क को चलाएँगे। यानी वो एक इ क्लास अलग तैयार की जाएगी, वो एक एक क्लास। क्लास अलग अच्छा, तैयार अच्छा, कर अच्छा, दी। अच्छा, शायद आप मेरी ऑब्जर्वेशन को, मुझे नहीं मालूम कि आपको सही लगे या गलत, लेकिन मैं एक ही बार गया हूँ अमेरिका, और वहाँ मैंने जो आम तौर पर इग्नोरेंस देखी। वहाँ एक बात ये मशहूर है कि यहाँ के लोग किसी बाहर के मुल्क का नाम जब जानते हैं जब उनका या प्रेसिडेंट जाए या उनकी फौजें चली जाएं, और वो बिल्कुल पूरी दुनिया से इग्नोर रहते हैं, 2-2 3-3 जगह काम करते हैं। तो क्या, और वहाँ ये बाकायदा ये महसूस किया गया, मैंने महसूस किया, मैं तकरीबन 1 महीने था, कि शायद ये जो फ़ॉरेन ऑफ़िस में लोग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में या पेंटागन में हैं, या ये बिल्कुल अलग क्लास है। और जो आम सड़क पर आम अमेरिकन है, वो बिल्कुल अलग क्लास है, वो बिल्कुल जैसे उसका वो होता है ना, ऊँट होता है, वो तेली का वो चल रहा है, तो बस उस तरह से। तो ये मिसाल एक ज़हन में आ गई, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन क्या उसी रास्ते पर भारत भी चलने जा रहा है? क्या क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरे ख़्याल में वही समझ है इनकी, वही मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि ये उस मॉडल
पे चल करके अमेरिका हो जाएंगे। सब कुछ डेवलप हो जाएगा क्योंकि एक छोटा-सा ग्रुप होगा, एक छोटी-सी क्लास होगी, एक तबका होगा, एक जाति होगी जो इस मुल्क को चलाएगी। इतने बड़े मुल्कों में ऐसा हुआ नहीं करता। वरना शायद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी यही रेज़ोल्यूशन पास कर देती। उन्होंने अपने यहाँ लगातार साइंटिफिक जानकारी, साइंटिफिक सोच, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, साइंटिफिक लिटरेसी इन नामों से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चलाए हैं और उनका कहना यह है कि जब तक अवाम साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं होंगे, तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और उन्होंने 2020 तक के लिए जो टारगेट रखा था कि इतनी साइंटिफिक लिटरेसी तो हो ही जानी चाहिए चाइना के अंदर, उतनी साइंटिफिक लिटरेसी का लेवल उन्होंने 2015 तक पहुंचा दिया था। तो अपने टारगेट को 5 साल पहले अचीव कर लिया था। हम बिल्कुल उल्टे रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। हम उस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं कि जो एफर्ट्स नेहरू की वजह से साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करने के लिए मुल्क में लगाए गए, उनको वापस खींच लिया। ये बाबाओं के पैर छूकर बड़े होने वाली लीडरशिप है। आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10वां पास कहने वाला अगर कोई लीडर हो और वो ये बात फख्र से कहे कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैंने 10वां पास किया है, तो फिर उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेंसिटाइज किसी ने किया होगा उसको कि साइंस में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं? नेहरू, गांधी, पटेल, आजाद, इन लोगों की दोस्ती उन लोगों से थी जो दुनिया के बेहतरीन दिमाग थे, सिर्फ मुल्क के नहीं। आइंस्टाइन के साथ बातचीत गांधी की मशहूर है, नेहरू का हाथ मिलाना मशहूर है। उन लोगों के साथ खड़े थे ये लोग। और जो आज की लीडरशिप है, बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप है, वो बाबाओं के पैर छू करके बड़ी हुई है। आपको साफ दिखाई देगा वो उस वीडियो में जहां सारे बीजेपी के नेता किसी न किसी बाबा के पैर छू रहे हैं। ये बाबा क्या है? बोलिए, क्या ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की हैं इन बाबाओं ने? नहीं, इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई हैं मिथ, सुपरस्टिशन, भ्रांतियों की और अंधविश्वास की। वो फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां से ये इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और इस मुल्क में आज एक नेक्सस क्रिएट हुआ है जो बड़ा भयानक है और वो 2014 में सक्सेसफुल हो गया, जो है पॉलिटिकल लीडरशिप, बाबाओं की लीडरशिप और क्रोनी कैपिटलिज्म की लीडरशिप। इन तीनों का मिला करके जो एक षड्यंत्र वाला एक बना है घालमेल, उस घालमेल से यही नतीजे निकल सकते हैं। मेरा मानना यह है कि 2024 में इनका जाना जरूरी है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब। सोशल मीडिया पर एक लिमिट होती है, नहीं तो आपसे हर बात में नए एंगल से चीज़ें समझने को मिलती हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बाकी रखने के लिए, लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए आप बहुत से काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम है ऐसे वक्त में जबकि हर तरफ के स्विच ऑफ किए जाने की तैयारी हो कि हर तरफ से अंधेरा कर दिया जाए, उसमें आप एक रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं और हम भी इसी में हम आपके साथ जुड़ जाते हैं कि आपकी बात कुछ लोगों तक पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।